नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अब एक्टिव मोड में आ गई है। हाईकमान के निर्देशों के बाद देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनावी रणनीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया कि भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर 16 फरवरी को राजभवन का घेराव किया जाएगा। साथ ही अगले 3 महीनों तक हर विधानसभा में स्थानीय और राज्य स्तरीय मुद्दों को उठाया जाएगा। और जो सर्वोच्च प्राथमिकता दिया, जो राज्य के अस्तित्व पर गंभीर संकट पैदा हो गया भ्रष्टाचार के, जिस आकांक्षा को लेकर लोगों ने बड़े बलिदानों और अरमानों से उत्तराखंड राज्य को प्राप्त किया, बल्कि लिया, वो आकांक्षा धीरे धीरे धूल घोषित हो गई थी और वो भ्रष्टाचार की वेदी पर स्वाप हम उस पर चढ़े। तो ये राज्य का आज भ्रष्टाचार और महंगाई, क्योंकि आम जन महंगाई से जुड़ा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड इशू है। तो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जो एक्शन प्रोग्राम तैयार किया है, प्रदेश के जांच सार्वजनिक नहीं की कि उन्होंने वो जांच से आगे सीबीआई को भेजी भी कि नहीं भेजी, ये आज तक किसी को पता नहीं है। कोई नोटिफिकेशन अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया, कोई जांच के बिंदु सामने नहीं आए और बड़ी बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्री जी उस जांच पर पालकी मारे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को कोई अधिकार नहीं, इस प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये तत्काल सत्ता खाली करें, ये तत्काल अपनी कुर्सियां छोड़ें, और वैसे भी अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो बहुत निकट समय में इस प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इस प्रदेश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। इसी प्रकार उधम सिंह नगर का मामला, कितनी बेशर्मी है कि अभी तक उस एसएसपी को हटाया नहीं गया, और क्या इस बात को आम आदमी नहीं समझ रहा है कि जब तक वो व्यक्ति एसएसपी की कुर्सी पर है तब तक वो व्यक्ति जांच को प्रभावित क्या नहीं करेंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर हमारी चर्चा हुई, अनेक मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई। उन सारे मुद्दों पर जन जागरण, जनसभाएं, धरने, प्रदर्शन करने का जो निर्णय लिया है, और जिस तरह माननीय प्रीतम जी ने कहा 16 फरवरी को राजभवन का घेराव करने का हमारी पार्टी ने जो कार्यक्रम किया है, और उसके मुख्य संयोजक इस पूरे प्रोग्राम के माननीय प्रीतम सिंह जी को ये जिम्मेदारी हमारे पार्टी ने दी है कि 16 फरवरी के जो कार्यक्रम राजभवन का घेराव का कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक माननीय प्रीतम सिंह जी होंगे। हमने प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे 2 भागों में विभाजित किया है। एक प्रदेश के स्तर के, जिसमें अभी सभी बातें आ गई, चाहे महिलाओं का उत्पीड़न है, पेपर लीक का, बेरोजगारी का मुद्दा है, कर्मचारियों का उत्पीड़न है, पेंशन, कर्मचारियों को पेंशन का मुद्दा है, वर्गचार कर्मचारी, उपनल कर्मचारी, नर्सिंग, इन सारे मुद्दों को भी प्रदेश के स्तर पर हम जोड़ेंगे। प्रदेश के बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा में इस बात को कहते हैं कि प्रदेश के अंदर अवैध खनन हो रहा है। आपके सामने है कि हमारे विधायक पांडे जी
उन्होंने जहां एक वो खनन के माध्यम से सरकार पर प्रहार करने का काम किया, वहीं दूसरी ओर जब काशीपुर में एक किसान आत्महत्या करता है और उन्होंने सरकार से कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो द्वंद्व भी आपकी जानकारी में है। बंशीधर भगत जी कानून व्यवस्था को लेकर के सड़क पर उतरने का काम करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण सरकारी संरक्षण और ऊंचे लोगों की देखरेख में हो रहा है। कई जगह बिना विधिवत अनुमति के ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि बीजेपी में जिनके पास सत्ता और पैसा है, वे नियम कानूनों को ताक पर रखकर अपनी धौंस चला रहे हैं। जमीन का में जो अतिक्रमण है सरकारी संरक्षण में हो रहा है और ऊंचे लोगों की देखरेख में हो रहा है। अभी देहरादून के अंदर ही कई जगह जहां बहुत बड़े बड़े ऊंचे माले बन गए हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं और जब उनकी परमिशन भी विधिवत तरीके से ली नहीं गई है, बिना परमिशन के बने हुए हैं। तो ये इस समय तो भाजपा के अंदर जिनके पास सत्ता है और पैसा है, वो अपने धौंस से नियम कानूनों को सब अपने घर पर खूंटे पर बांधे रख रहे हैं। बाकी कोई नियम कानून से व्यवस्था नहीं चल रही। देहरादून में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने ही विभाग में लगी एक अनुबंधित गाड़ी का चालान किया है। गाड़ी के कागजात और टैक्स से जुड़ी अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि टैक्स जमा न होने की पुष्टि होने पर वाहन का चालान किया गया। उन्होंने कहा कि यह सभी विभागों के लिए स्पष्ट संदेश है कि विभागीय गाड़ियों के दस्तावेज समय पर जांचे जाएं, अन्यथा नियमों के तहत कार्रवाई होगी। हमारे जो अनुबंधित गाड़ी एक हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में लगी हुई थी, तो उसका जब संज्ञान में आया कि टैक्स जमा नहीं है, तो संबंधित वाहन का चालान किया गया है। और ये सभी डिपार्टमेंट के लिए भी संदेश है कि आपके यहाँ जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो अपने विभाग में सभी गाड़ियों के कागज चेक कर लिए जाएं, क्योंकि चालान होंगे और उसका वो अनुबंध का उल्लंघन भी हो रहा है। और बहुत बार ये भी देखा जाता है कि प्राइवेट नंबर प्लेट लगा के गाड़ियाँ चल रही हैं। तो सभी से अपील भी है, सभी जो वरिष्ठ अधिकारी भी बैठते हैं और उनके और भी ऑफिसर्स यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, तो उनका सभी को पालन करना चाहिए। उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और सनातन परंपराओं को सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत करने की दिशा में एक अहम पहल सामने आई है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज की मौजूदगी में गौमाता के महत्व पर आधारित फिल्म गौदान का टीजर, गीत और पोस्टर लॉन्च किया गया। इस मौके पर सतपाल महाराज ने कहा कि गौमाता के महत्व को दर्शाने वाली इस फिल्म का निर्माण सराहनीय है। उन्होंने कामधेनु इंटरनेशनल प्रोडक्शन की टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब बॉलीवुड में सामाजिक, सांस्कृतिक और सनातन मूल्यों से जुड़े विषयों पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। प्रसन्नता की बात है कि गौमाता के महत्व पर आधारित फिल्म गौदान का टीजर, गाना और पोस्टर आज यहां लॉन्च किया गया। कामधेनु इंटरनेशनल प्रोडक्शंस के बैनर तले गौमाता के महत्व को पर्दे पर उतारने के लिए बनी गौदान फिल्म की पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों बदलाव के एक बड़े दौर से गुजर रही है और यहां की फिल्में केवल पारंपरिक पारिवारिक कहानियां तक सीमित नहीं हैं, बल्कि निर्माता और निर्देशक अब सामाजिक मुद्दों को लेकर सस्पेंस थ्रिलर जैसे अलग अलग लीक से हटकर विषयों पर फिल्म बना रहे हैं। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में गौमाता की अहमियत को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के 1 वर्ष पूरे होने पर सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी विधायक खजान दास ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर सराहना की।
उन्होंने कहा कि 2022 में यूसीसी की घोषणा के समय समाज के विभिन्न वर्गों में आशंकाएं थी, लेकिन 27 जनवरी 2025 को लागू होने के बाद कहीं भी असंतोष या विरोध नहीं देखा गया। खजान दास ने इसे सरकार की बड़ी सफलता बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ऐतिहासिक फैसले को लेकर बधाई दी। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा दिल की गहराई से कि आज यूसीसी को लागू होने पे 1 साल का अरसा कल बीता है और इस के तहत जो उन्होंने 2022 में घोषणा की थी, और उस समय ऐसा लगता था कि घोषणा तो कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, किंतु क्योंकि यहाँ पे विभिन्न संप्रदाय विभिन्न जातियों के लोग उत्तराखंड में निवास करते हैं, इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसी चर्चाएं चल रही थी उस समय। और हमने भी सोचा कि बहुत बड़ी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी, इसको लागू हम लोग कर पाएंगे कि नहीं हो पाएगा। किंतु जब 27 जनवरी 2025 को ये लागू हुआ है तो इसका पत्ता तक नहीं हिला और सब ने इसको स्वीकार किया, सभी जाति पंथ धर्म के लोगों ने इसको स्वीकार किया और कल 1 साल पूरा हुआ और एक जन के माहौल में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब लोग बधाई देते हैं, दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करने चाहेंगे। और ये उत्तराखंड पहला राज्य देश का बन गया है और देश के लोगों ने भी इसकी सराहना की। जब भी मुख्यमंत्री जी किसी भी दौरे पे अन्य प्रदेशों में गए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात वहाँ पर भी चर्चा का विषय बना है। और भारत के संसद के अंदर भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का कि उन्होंने उत्तराखंड के लिए एक मिसाल के रूप में इसको देखा है और लोगों से भी कहा कि अपने अपने प्रदेशों में इसका अनुसरण करना चाहिए और ये लागू होना चाहिए। धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र के नूरपुर पंजनहेड़ी गांव में दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग की घटना सामने आई है। अज्ञात हमलावरों ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और मामले में जो भी अपराधी सामने आएंगे उन पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस विभाग समय समय पर सख्ती करता रहता है, किंतु ये एक चिंताजनक विषय है कि हरिद्वार में ही कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश क्योंकि सीमावर्ती जिला है, उत्तर प्रदेश के साथ लगता है और उधर से जो अपराधियों की आवाजाही है और जिस तरह से ये घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं, तो सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और पुलिस महकमा इसकी जांच पड़ताल कर रहा है और विभाग बहुत जल्दी ही अपराधियों के गिरबान तक पहुंचेगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी। नशे के बढ़ते खतरे को देखते हुए ड्रग्स विभाग ने एक सराहनीय पहल की। वरिष्ठ ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने एक निजी विद्यालय में छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि नशा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य को भी अंधकार में बना देता है। कार्यक्रम में नशे के प्रकार, कानूनी प्रावधान और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और नशे से दूर रहने का संकल्प भी लिया। वहीं विद्यालय प्रशासन ने ड्रग्स विभाग का आभार व्यक्त किया। आज हमारे द्वारा जो है शिवडेल कॉलेज में एक जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसमें डीएलएसए की टीम और मेरे द्वारा यहाँ पे बच्चों को कुछ अवेयरनेस टिप्स दिए गए हैं, जिसमें बच्चों को उनके जीवन के प्रति उनके क्या जो है लक्ष्य होना चाहिए, क्या उनके अधिकार हैं और किस तरीके से उन्हें अपने जीवन को बहुमूल्य बनाना है और एक उचित दिशा देनी है और किस तरीके से उन्हें नशे से जो है दूर रहना है। और साथ ही जो बच्चे हैं वो बहुत सच्चे होते हैं, उनके घर में अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटी करता है, अगर कोई नशा कर रहा है तो उसका विरोध करें। और साथ ही अगर कहीं पर ऐसी कोई ड्रग्स की लिप्तता पाई जाती है तो उससे रिलेटेड कोई भी सूचना हो तो जो है हमें बताएं। कई बच्चों द्वारा जो है मेरा नंबर भी लिया गया है कि अगर हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी दिखेगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। कुछ बच्चों ने काफ़ी गौर से हमारी जो सारी यहाँ पे आज की मीटिंग थी सुना गया और बच्चों द्वारा मुझे अश्योर किया गया है कि हमारे घर पे भी अगर कोई भी इस तरीके से कोई ड्रग्स या फिर कोई भी नशा करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे और आपको बताएंगे।
जो आज हमारी मैम आई हैं, जो हमें सिखाने आई हैं, वो हमें ये सिखाती हैं कि कैसे मतलब जैसे हमारे घर में कोई ड्रग्स वगैरह पीता है तो हम उसको कैसे मतलब छुड़वा सकते हैं, कौन से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और मतलब आज हमें ये भी बताया गया है कि अनसेफ चीज़ क्या होती है और सेफ़ चीज़ क्या होती है। सेफ़ चीज़ वो होती है मतलब जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अनसेफ चीज़ वो होती है जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अनसेफ चीज़ में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई मतलब हमें परेशान करता है या घर से हम जब बाहर जाते हैं कोई हमें हमारे पीछे पीछे आता रहता है, और अनसेफ चीज़ में वो आता है। हरिद्वार शिवालिक नगर पालिका के पार्षद अमरदीप ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इन गाइडलाइंस को गलत और खतरनाक बताते हुए आरोप लगाया कि शिक्षा सुधार की आड़ में हिंदू समाज को बांटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अमरदीप ने कहा कि बिना गहन अध्ययन के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि यह मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने आशंका जताई कि इन गाइडलाइन से छात्रों को अपराधी की तरह देखा जाएगा और पुलिस की सीधी दखलंदाजी बढ़ेगी। पार्षद ने साफ कहा कि वे इस फैसले का हर स्तर पर विरोध करेंगे। देखिए, यूजीसी गाइडलाइंस जो हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गाइडलाइंस, ये जो गाइडलाइंस हैं ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और विरोध करते हैं, क्योंकि ये हमारे समाज को, हिंदू समाज को बांटने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे कि एक डीप स्टेट के माध्यम से और बहुत सारी बाहरी विदेशी ताकतें भारत को तोड़ने का काम करती हैं। इस एक कदम से ये समझ लीजिए उनकी ये पूरी चाल जो है वो कामयाब होती दिख रही है। आपको समझना पड़ेगा यूजीसी है क्या। मैंने कई सारे विधायकों को, सांसदों को भाजपा के बोलते हुए देखा, अभी तक वो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी ये स्टडी है क्या, मतलब ये बिल है क्या। लेकिन हम लोगों ने जितनी स्टडी की है, मैं आपको और अपनी जनता को थोड़ा जागरूक करना चाहता हूँ कि समझिए ये हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ, क्योंकि एक बच्चा जो है उसके साथ उसका एक परिवार जुड़ा होता है। आज उस बच्चे को पहले तो मैं बताऊँ ये यूजीसी गाइडलाइंस है क्या। 2011 में जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, तो एक सांप्रदायिकता विरोध विधेयक जो कि कांग्रेस ला रही थी, उसका पुरजोर विरोध किया था भाजपा ने। तो भाजपा ने विरोध किया था, वो लड़ी थी संसद के अंदर और इसको उन्होंने अपोज किया और वो पास नहीं हो पाया था। रील बनाने के खौफनाक जुनून ने एक बार फिर जान जोखिम में डाल दी। रुड़की निवासी युवक ने चंद लाइक्स और फॉलोअर्स की सनक में हाईवे के लोहे के पुल पर चढ़कर रील बनाई, जहां नीचे तेज रफ्तार वाहनों के बीच उसने दिन दहाड़े मौत को खुली चुनौती दी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा में ओवरलोडिंग कर सड़क पर स्टंटबाजी करते हुए अगला टायर तक उठा दिया, जिससे बड़े हादसे की आशंका बन गई। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसी स्टंटबाजी न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि कभी भी जानलेवा हादसे में बदल सकती है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक संगठन से जुड़े सैकड़ों किसान अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हरिद्वार जिलाधिकारी कार्यालय के लिए रवाना हुए। लक्सर चौक से शुरू हुए धरना प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष यूनुस अहमद और जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी कर रहे हैं। किसानों ने कैमरों की निगरानी से होने वाले चालान, स्मार्ट मीटर पर रोक और शुगर मिल से गन्ना कोल्हू को 15 किलोमीटर हटाने जैसी मांगे उठाई हैं। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जिलाधिकारी स्तर पर मांगे नहीं मानी जाती तो आंदोलन को देहरादून तक ले जाया जाएगा। हमारी 6 सूत्रीय मांगे हैं, उन्हें लेकर आज हम जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय को धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। अगर हमारी मांगे वहाँ पे संतोषजनक तरीके से मानी जाती है ठीक है, यानी अगला कार्यक्रम देहरादून का होगा। तो हमारी 6 सूत्रीय मांग है, जिसमें जो हाईटेक जो कैमरे की निगरानी से चालान कट रहे हैं, एक मुद्दा वो है। एक जो हरिद्वार जिले में, हरिद्वार जिले के डीएम के ही आदेश का पालन नहीं हो रहा, दूसरा मुद्दा वो है। तीसरा मुद्दा हमारा जो कुल्लू है, गन्ना कुल्लू, वो 15 किलोमीटर के दायरे से शुगर मिल से हटाए गए हैं, वो किसानों को बहुत बड़ी हानि हो रही है इससे। चौथा मुद्दा हमारा है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि स्मार्ट मीटर जबरदस्ती नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन नया कनेक्शन करने पर जबरदस्ती पुलिस को खड़ा करके स्मार्ट मीटर लगाया जा रही है। तो जो तानाशाही, एक तरह की अफसरगिरी जो जिले में चल रही है, इस अफसरगिरी के खिलाफ हमारे आज का आंदोलन है और इसके लिए हम आज हरिद्वार कूच कर इकट्ठा हुए हैं। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। एक हमारी कुछ किसानों को लेके हमारी कुछ जन समस्याएं हैं,
जैसे कि हमारा इकबालपुर शुगर मिल में हमारा कुछ उनका भुगतान बाकी है, वो समस्या हमारी है। टोल प्लाजा पर कुछ कैमरे लगे हैं, उन कैमरों को लेकर हमारे किसानों की एक समस्या है और कुछ निर्यात समस्याएं हैं, उनको लेकर हम एक आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और सब साथी हमारे पदाधिकारी हमारे सब साथ हैं और सब सफल बनाएंगे और काम कार्य करेंगे। प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई कथित अभद्रता के मामले ने संत समाज को दो धड़ों में बांट दिया है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर महंत रविंद्रपुरी ने संतों की सभा बुलाकर शंकराचार्य की उपाधि पर पुनर्विचार की बात कही है। वहीं महामंडलेश्वर आदि योगी ने इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। इस पूरे विवाद पर साध्वी प्राची ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मतभेद से बचते हुए सनातन परंपराओं की मर्यादा बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। देश में सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है। अभी कुंभ समाप्त हुआ, उसके बाद माघ मेला लगा हुआ है और दोबारा से हरिद्वार में कुंभ होना है। मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा अपराध है जिसे क्षमा नहीं किया जाना चाहिए और जिसने भी किया है निश्चित तौर पर उसे सजा मिलनी चाहिए और सजा भी ऐसी सजा कि शायद आगे भविष्य में किसी साधु के पास ऐसा ना हो, क्योंकि जब महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था, एक साधु के साथ गलत हुआ तो पूरा देश का खून उबाल आया था। जब वर्तमान में ऐसा हुआ है तो आज का साधु समाज साफ तौर पर कहना चाहता है ये घटना किसी व्यक्ति यहाँ पर हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, ये संत समाज के साथ हुई है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और बहुत जल्द इसमें तुरंत तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इस लायक तो नहीं कि मैं शंकराचार्य जी को कुछ कहूं, लेकिन बस मैं एक ही बात कहूंगी कि हम आपस में मतभेद ना करें। अरे हिंदू संस्कृति को हिंदुस्तान तोड़ने के लिए तो जिहादी बहुत है, विदेशी ताकतें लगी पड़ी है। कम से कम हम एक रहे, हम अपने मतभेदों को दूर करें, मन भेद ना करें। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से मौसम लगातार करवट बदल रहा है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश दर्ज की गई। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ अब आगे बढ़ चुका है, लेकिन इसके अवशेष प्रभाव से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने 30 से 31 जनवरी को नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की चेतावनी दी, जिसका असर 1 और 2 फरवरी को सबसे अधिक होगा। जो अभी पश्चिम विक्षोभ चल रहा था तो उसने कल जो है और आज सुबह तक जो है काफ़ी जो है रेनफॉल और स्नोफॉल दिया है काफ़ी एरिया में, और बर्फबारी ज़्यादातर ऊपर, जैसे हमने बताया था, ज़्यादातर 2500 मीटर और 2800 मीटर से ऊपर वाले हाइट वाले एरिया में हमको मिली है। तो अभी ये सिस्टम तो ऑलमोस्ट निकल गया है, लेकिन उत्तर के जो हमारे जनपद है, खासतौर से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, उससे लगे हुए बाकी बागेश्वर या रुद्रप्रयाग के कुछ इलाके हैं जहाँ पे अभी भी जो है कुछ क्लाउडिंग देखी जा सकती है। तो वहाँ पे अभी भी आज भी उम्मीद है कुछ कुछ जगह पे बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो ये सिलसिला जो है ऐसे धीरे धीरे कम होता रहेगा, जैसे हमने पहले ही बताया। उसके बाद जो है 30-31 तारीख में जो पश्चिमी विक्षोभ एक और आ रहा है, तो उसका जो असर हमारे जो है प्रदेश में 1 तारीख को, खासतौर से 1 तारीख को, 31 की रात से हो सकता है बल्कि, तो ये 1 और 2 तारीख को देखने को मिल सकता है खास, और असली असर 1 तारीख को रहेगा। तो उसकी असर से जो है हमारे यहाँ पे जो हमको लग रहा है कि ज़्यादातर जगहों में जो है बर्फबारी और जो हल्की से मध्यम दर्जे की रेनफॉल और बर्फबारी होगी, और 2800 मीटर के ऊपर ही अभी लग रहा है कि ऐसे हमको देखने को मिलेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।